चलिए अब हम बात करेंगे, शुरुआत से करेंगे, नाभि को समझेंगे, है ना। देखिए, नाभि इज द बेस ऑफ अवर बॉडी। इंपोर्टेंस ऑफ नाभि इज अवेलेबल इन मैनी स्क्रिप्टेड आउट ऑफ अबाउट नेवल इज अवेलेबल इन द सामुद्रिक शास्त्र। यानी कि सामुद्रिक शास्त्र में आपको नाभि के बारे में जानने को मिलेगा। हमारे यहाँ पर एक पूरा शास्त्र है नाभि के बारे में, हमारी बॉडी के अलाइनमेंट के बारे में। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि हम ये नाभि क्या है, नले क्या है, कोड़ी क्या है, हमारे शरीर की अलाइनमेंट है। जैसे हम दोनों रेखाओं को यहाँ पर मिलाते हैं, आपने देखा होगा कि नाभि को चेक करने वाले आपको सीधा करते हैं, पैर के अंगूठों को एड़ी को मिलाकर खड़ा कर कर आपकी रेखाओं को मिलाते हैं। अगर ये रेखाएं मिली हुई हैं आपस में तो नाभि ठीक है। अगर ये रेखाएं ऊपर नीचे है तो हम कहते हैं नाभि अपसेट है। तो हमने क्या चेक करा, ये बॉडी की अलाइनमेंट को चेक करा, क्या बॉडी की अलाइनमेंट बिल्कुल ठीक है। तो इसको चेक करने का तरीका क्या होता है कि हम पैर के एड़ी पंजों को मिला लें, बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथ की रेखाओं को ऐसे मिलाने की कोशिश करें। अगर ये रेखाएं नीचे से मिलाते हुए ऊपर की तरफ आते हैं तो ऊपर मिली हुई है, सेम है, तो आपकी नाभि ठीक है। हम नीचे से मिलाते हुए आए और ऊपर की रेखाएं नीचे ऊपर हो जाएं तो नाभि अपसेट है। ये क्या है, इससे नाभि का क्या लिंक है? इससे नाभि का कोई लिंक नहीं है, लेकिन ये हमारी बॉडी की जानकारी देता है कि आपके शरीर की अलाइनमेंट बिगड़ी हुई है। और जब अलाइनमेंट बिगड़ी हुई है तो आपको कोई ना कोई तकलीफ होगी ही होगी। तो हमें क्या करना है, नाभि यहां से नहीं देखी जा रही, लेकिन ये बॉडी के अलाइनमेंट को चेक करना है। तो बॉडी के अलाइनमेंट को हम इस तरीके से चेक करते हैं। अब बॉडी के अलाइनमेंट को चेक करने का दूसरा तरीका आप लोगों ने देखा होगा कि पेशेंट को सीधे लिटाते हैं, सीधे लिटाकर हम पैर के अंगूठों को चेक करते हैं। तो नाभि और अंगूठों का क्या लिंक है? नाभि और अंगूठों का डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है, लेकिन उन अंगूठे अगर ऊपर नीचे हैं तो नाभि भी ऊपर नीचे होगी, ऐसा माना जाता है ना। क्योंकि ये बॉडी की अलाइनमेंट है कि अगर मैं ये कहूं कि ये दोनों उंगलियां बराबर हैं, अब मैं इस उंगली को ऊपर कर दूं तो स्वाभाविक है कि इसकी जो रेखाएं हैं इसकी रेखाओं से गड़बड़ हो जाएगी, है ना। ये नीचे हो जाए तो इसकी आगे पीछे हो जाएंगी। तो इसका आपस में कोई लिंक नहीं है, लेकिन ये पूरी बॉडी अलाइनमेंट में है, ये हमें पता लगता है ना। तो ये जानकारी हमें कहां से मिलती है? सामुद्रिक शास्त्र में, कि हमारी हाथ की रेखाएं कैसी होंगी, हमारी नाभि कैसी होगी। नाभि अगर आपकी गोल है तो व्यक्ति का नेचर पता चलता है। नाभि की जो गहराई है उससे अलग नेचर का व्यक्ति होगा, उसकी लंबाई है अलग नेचर होगा, उसकी चौड़ाई है अलग नेचर है। तो केवल नाभि को देखकर ही आपके व्यक्तित्व को, आपके नेचर को पता लगा जाता है। जैसे पहले के जमाने में अगर हम शादी करने के लिए किसी लेडीज को देखने जाते थे, यानी कि किसी लड़की को देखने जाते हैं, तो पहले तो हमारे देश में घूंघट प्रथा थी, तो आप तो शक्ल तो देख ही नहीं सकते, शक्ल देख नहीं सकते। साड़ी पहनी हुई है तो उसमें केवल क्या नजर आती है? नाभि नजर आती है। तो केवल नाभि को देखकर उस लड़की के हाल चाल, यानी कि उसके बातचीत, उसके नेचर को केवल नाभि से पता लगा। उसके हाथों को देखकर, हाथों की मूवमेंट को देखकर, हाथों की बनावट को देखकर, पैरों की मूवमेंट को देखकर ही उसके कैरेक्टर्स को जज करा जाता है। यानी कि हमारी बॉडी हमारे कैरेक्टर, हमारे रहन सहन के हिसाब से चेंजेस लेकर आती है। तो नाभि हमारी बॉडी के बारे में, हमारे शरीर के बारे में, हमारे नेचर के बारे में जानकारी देती है ना। तो ऐसे कहां हमें पढ़ने को मिलेगा? अगर हम ये जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, इसको डीप में जानना चाहते हैं, तो सामुद्रिक शास्त्र के 2 भाग हैं, भाग 1 और भाग 2, जिसमें केवल और केवल आपकी बॉडी के बारे में ही बताया जाए। सामुद्रिक शास्त्र का मतलब है कि सिंबल्स ऑफ योर बॉडी, यानी कि आपकी बॉडी के लक्षण आपके बारे में बताते हैं। तो सामुद्रिक शास्त्र हमारी बॉडी के बारे में बताता है ना। तो सामुद्रिक शास्त्र के साथ आप इन चीजों को समझ सकते हैं। अब दूसरा, अगर मैं बात करूं नाभि का, देखो आपको क्या महत्व है। हमारे यहां तो बहुत सारा महत्व है कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, ब्रह्मा जी क्या है? क्रिएटर हैं, यानी कि हमारी इस पृथ्वी के जो क्रिएटर हैं, बनाने वाले हैं, निर्माण करने वाले हैं, वो ब्रह्मा जी माने जाते हैं। इसका पालन कौन करता है? तो विष्णु जी करते हैं। यानी कि इसका रहन, इसकी देख रेख का काम कौन करता है? मेंटेन करने का काम कौन करता है? तो विष्णु जी करते हैं। और इसको डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करता है? तो शिव जी करते हैं। तो उत्पत्ति करता कौन है? ब्रह्मा जी हैं। मेंटेन करने वाले कौन है? विष्णु जी हैं। और डिस्ट्रॉय करने वाले कौन है? शिव जी हैं।
तो जिस चीज को जो क्रिएटर है वो खुद कहां से क्रिएट हो रहा है, तो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कहां से हुई है, विष्णु जी की नाभि से हुई है। आपने बहुत सारे फोटो में देखा होगा, चित्रों में देखा होगा कि विष्णु जी के नाभि से ब्रह्मा जी निकल रहे हैं। यानी कि जो इस पूरे पृथ्वी के सृष्टा हैं, जिन्होंने क्रिएट करी है, ये बनाई है, उनकी उत्पत्ति खुद नाभि से है। तो नाभि कहां और किसकी नाभि, विष्णु जी की नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, जो आयुर्वेद की प्रैक्टिस करते हैं, वो बहुत सारे डॉक्टर केवल नाभि को टच कर कर, नाभि के स्पंदन को, नाभि की धड़कन को, यानी कि नाभि कैसे पल्पिटेशन कर रही है, उससे बहुत सारी बीमारी को पता लग जाता है। उससे बहुत सारी बीमारियों की जानकारी हमें नाभि से मिल जाती है। जो आयुर्वेद की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो इसका महत्व जानते हैं। और कहा जाता है कि 1500 से ज्यादा गुड बैक्टीरिया हमारी नाभि में होते हैं। कहते हैं नाभि की हमेशा सफाई रखनी चाहिए, नाभि में कोई गंदगी ना हो। क्यों? क्योंकि नाभि हमारी बॉडी इंटरनल पार्ट से जुड़ी हुई है, हमारी पूरी बॉडी से नाभि जुड़ी हुई है। और आपने देखा हो, इसको एक प्रैक्टिकली चीज को मैं बताता हूं आपको। अगर आपके होंठ फट रहे हैं, अगर आपकी स्किन ड्राई रहती है, तो आप 21 दिन केवल और केवल नाभि पर ऑयलिंग करना शुरू कर दीजिए। सुबह शाम करना शुरू कर दीजिए, 21 दिन लगातार करिए। आपके होंठ, आपने होठों पे कुछ नहीं करा है, आपने स्किन पे कुछ नहीं करा है, लेकिन आप देखेंगे 21 दिन के बाद में आपके होंठ ड्राई होना बंद हो जाते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि नाभि पर आपने कोई चीज एक्सपेरिमेंट करा और उसका असर आपकी बॉडी पर अलग से नजर आया। तो नाभि आपका इंटरनल बॉडी से कनेक्ट है। तो यहां पर 1500 से ज्यादा गुड बैक्टीरिया होते हैं। आपको ध्यान होगा, हमने पुरानी कथाओं में देखे तो जब बहुत सारे ऋषि मुनि अपने शरीर को छोड़ते थे, यानी कि जो ध्यान लगाते थे, ध्यान लगाकर एक जगह से दूसरी जगह तक बहुत सारे ऋषि मुनि जाते थे, पता लगाते थे, कहाँ पूरे ब्रह्मांड में घूम फिर कर आ जाते थे। उनकी जो उसको आत्मा को या रूह को जो भी हम समझें, वो हमारी बॉडी से, जो एक धरातल पर है, जो फिजिकल शरीर है, उसके साथ केवल और केवल नाभि के साथ जुड़ा रहता है। यानी कि वो वापस घूम फिर कर फिर नाभि से कनेक्ट होते हैं, जिसको टेलीपैथी कहते हैं। आज की मॉडर्न लैंग्वेज में, साइंटिफिक लैंग्वेज में इसे टेलीपैथी कहा जाता है ना। तो एक जगह पर बैठकर आप दूसरे कहीं जगह पर भी जुड़ सकते हैं, और वो केवल और केवल नाभि से ही जुड़ सकते हैं। और आपने देखा होगा कि रामायण में भी जो रावण है, रावण की पूरी शक्ति कहां पर केंद्रित है, केवल नाभि में है। न केवल रावण की, हमारी भी थोड़ी बहुत जो शक्तियां हैं, रावण के पास तो बहुत सारी शक्ति थी, उसे तो सबसे बड़ा ज्ञानी, सबसे बड़ा पराक्रमी, सबसे ज्यादा बड़ा योद्धा माना जाता, तो उसके पास तो बहुत शक्ति थी। अगर हम बात करें उसके पास 1000 थी, तो हमारे पास 1% है। तो वो भी हमारी जो शक्ति है वो नाभि के अंदर ही है। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जिसकी नाभि स्ट्रॉन्ग है, जिसका पेट जितना स्ट्रॉन्ग है, उसका डिसीजन भी उतना स्ट्रॉन्ग होगा। जिसका पेट खराब है, उसके डिसीजन भी डमाडोल वाले होंगे। कल मेरे पास एक पेशेंट आए, मेडिकल स्टूडेंट है, एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं। वो खुद कंफ्यूज, बोल के सर पेट से दिमाग का क्या लिंक है, कि नाभि अपसेट है तो मैं ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता हूं, और मुझे नींद नहीं आती है, बेचैनी नहीं होती, बेचैनी रहती है। तो नाभि से हमारा दिमाग जुड़ा हुआ है, नाभि से हमारी सारी की सारी एक्टिविटीज जुड़ी हुई हैं। तो नाभि ठीक है तो सब कुछ ठीक है। बहुत सारे लोग जब पेट साफ होता है तो बहुत खुश नजर आते हैं, और जिनका पेट साफ नहीं होता तो दिन भर इरिटेशन चलती रहे। जबकि पेट यानी कि नाभि गड़बड़ होगी तो कॉन्स्टिपेशन होगा, और कॉन्स्टिपेशन होगा तो आपका दिमाग स्थिर नहीं होगा, फिर कहीं ना कहीं इंटरनल इरिटेशन चलेगी। तो नाभि से आपके मानसिक रोगों का बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन है। इसीलिए जो लोग आईबीएस के शिकार हैं, उनको कुछ दिनों के बाद पेट की इलाज नहीं होता, उनको पेट की दवाइयां नहीं दी जाती, उनको दिमाग की दवाइयां दी जाती हैं। आपको जितने लोग हैं जो आईबीएस से परेशान हैं, पेट की समस्या से परेशान है, और हमारे पास तो जितने लोग आते हैं, क्योंकि हमारे पास तो वे लोग आते हैं जो हताश हैं, निराश हैं, जिनका कहीं इलाज ही नहीं है। और 99% वो पेशेंट हमें बताते हैं कि मैं साइकेट्रिक डॉक्टर को दिखा रहा हूं, साइकेट्रिक यानी कि दिमाग की दवाइयां खा रहा हूं, नींद के लिए दवाइयां खा रहा हूं, डिप्रेशन की दवाइयां खा रहा हूं,
और पेट की समस्या क्या है, पेट की है, और शुरुआत कहां से हुई, पेट से हुई। तो पेट और दिमाग का आपस में बहुत बड़ा लिंक है। तो हमारी ताकत भी ना केवल रावण की ताकत थी, हमारी ताकत भी पेट में यानी कि नाभि पर ही है। और नाभि अगर ठीक है, नाभि अपनी जगह पर है, तो हमें पेट के कोई रोग नहीं होंगे और हम 101% अपने काम धंधे पर ध्यान दे सकते हैं। उस समय की परिस्थिति अलग है, आज की परिस्थिति अलग, लेकिन शरीर वही है, हमारे शरीर के ऑर्गन्स वही हैं, अलाइनमेंट वही है। तो नाभि हमारे लिए भी, ना केवल रावण के लिए, हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है और हमारे लिए भी सेंटर ऑफ पावर है। तो इसको स्ट्रॉन्ग करके रखना है। और इसी प्रकार अगर हम समझें तो अब मैं ये तो आपको समझ आया कि इसका महत्व क्या है, कि नाभि क्या है, सेंटर पॉइंट है। मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में भी कि नाभि पूरी बॉडी का सेंटर पॉइंट है, पूरी बॉडी का वेट का सेंटर पॉइंट है, हमारे पेट का सेंटर पॉइंट है, हमारी लेंथ का सेंटर पॉइंट है ना। हम वेट के हिसाब से समझें, हम लंबाई के हिसाब से समझें या पेट के हिसाब से समझें, ये हमारा सेंटर पॉइंट है। नाभि खिसकेगी। अब जैसे बच्चा जन्म लेता है तो कहां से, मां के साथ कैसे कनेक्ट है, वो नाभि यानी कि नाड़ू से ही मां के साथ कनेक्ट है। नाभि वो ऑर्गन है, वो प्लेस है, वो सेंटर पॉइंट है जहां से मां और बच्चे के बीच में कनेक्शन है। यहां से शरीर की शुरुआत है, दिमाग से शुरुआत नहीं है, किसी भी चीज से शुरुआत नहीं है, नाभि से हमारे शरीर की शुरुआत है। यहां से सेंटर पॉइंट है, यहां से शरीर का बनना शुरू होगा। धीरे 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 हार्ट बनता है, ऑर्गन्स बनते हैं, ब्रेन, दिमाग तो बहुत बाद में बनता है, दिमाग तो बहुत बाद में डेवलप होता है, दिमाग तो बहुत बाद में जाके काम करता है, जब वो बच्चा पैदा हो जाता है। 1 साल के, हमने सुना है 1 साल तक के बच्चे के ब्रेन का विकास हमारी थायराइड ग्लैंड करती है। तो यानी कि थायराइड पहले डेवलप हुई है, ब्रेन तो बाद में डेवलप हुआ है। तो थायराइड पहले डेवलप होगी तभी तो ब्रेन का विकास करेगी। और थायराइड को कौन डेवलप करेगा, तो थायराइड के लिए हमारे बेसिक केमिकल्स की आवश्यकता है। वो क्या है, टायरोसिन एमिनो एसिड से। जब टायरोसिन एमिनो एसिड होगा तो थायराइड नॉर्मल होगी। और ये टायरोसिन एमिनो एसिड कहां से आएगा, तो वो पेट से आएगा। तो पेट कहां से आएगा, वो कहीं ना कहीं हमारी नाभि से आएगा। तो हमें समझने की जरूरत है, ब्रेन तो बाद में डेवलप होता है, पहले थायराइड डेवलप होती है, थायराइड से पहले हमारा पेट डेवलप होता है और पेट से पहले हमारी नाभि डेवलप होती है। तो हमारे शरीर की शुरुआत ही नाभि से होती है। तो नाभि, अब ये नाभि जब खिसकती है तो बहुत सारे सिम्टम्स हमें देती है। ऊपर की तरफ खिसकेगी तो अलग सिम्टम, नीचे की तरफ खिसकेगी तो अलग तकलीफ है, दाएं खिसकेगी तो अलग तकलीफ है, बाएं खिसकेगी तो अलग तकलीफ है। इसके खिसकने के कारण को समझ लेते हैं। इफ बॉडी नेचर गोज एसिडिक इन लॉन्ग टर्म, यानी कि हमारे शरीर का जो बॉडी का नेचर है अगर लंबे समय तक एसिडिक रहे तो नाभि खिसक सकती है। एसिडिक का मतलब क्या है, एसिड का नेचर है कहीं भी हम एसिड को डाल दें तो वो लूज करता है, किसी भी चीज को गलाने का काम करता है। जैसे अगर मैं किसी चीज पर एसिड डालूं तो उसे लूज कर देगा, उसे गलाना शुरू कर देगा। ऐसे ही हमारी बॉडी का नेचर जब एसिडिक होता है तो मसल्स लूज होना शुरू होती हैं और लूज मसल्स किसी भी चीज की पकड़ को छोड़ देती हैं। जैसे अगर मैंने ये उंगली को इस तरीके से जकड़ा हुआ है, अगर मेरे हाथ पर कोई एसिड डाले, गर्म पानी डाले, तो मेरे हाथ की पकड़ छूट जाएगी, धीरे धीरे ढीली हो जाएगी और मैं क्या करूंगा, ये छूट जाएगी। और जैसे ये ढीली होगी ये खिसक जाएगी यहां से। तो ऐसे ही ये सेंटर पॉइंट जो यहां पर है और ये से पूरे चारों तरफ से जकड़ा हुआ है, और जैसे ही धीरे धीरे यहां की मांसपेशियां ढीली होंगी तो यहां से यह पकड़ ढीली हो जाती है और नाभि अपनी जगह से खिसक जाती है। तो अब वो खिसकेगी कैसे, तो खिसकने के कई सारे कारण हो सकते हैं। कॉज तो कुछ भी हो सकता है, आपने झटका लगाए, आपने कोई कूदे कहीं पर, आपने सीढ़ियां तेजी से उतरे नीचे चढ़े, आपने कोई झटके से बाल्टी उठा ली, बहुत सारे कारण हैं। लेकिन इसमें कॉज क्या है, मेन कॉज है कि आपकी बॉडी का नेचर लॉन्ग टर्म तक, लंबे समय तक एसिडिक रहेगा तो नाभि खिसक सकती है। इफ एम्प्टी स्टमक वी डू हैवी वेट लिफ्टिंग, हम खाली पेट, खासतौर से जिम में, योगा में जब हम जाते हैं तो हम खाली पेट वेट लिफ्टिंग करते हैं, यानी कि वजन उठाते हैं। अब मेरा खाली पेट है, मांसपेशियां लूज हैं और मैं झटके से एकदम वेट उठाया तो नाभि अपनी जगह से खिसक सकती है। एक्सरसाइज करते हैं, मैंने शीर्षासन कर दिया,
मैंने हलासन कर दिया, तो हलासन करते समय मेरे पैर पीछे की तरफ गए और झटके से वापस आए तो नाभि अपनी जगह से खिसक गई, क्योंकि बॉडी का नेचर एसिडिक पहले से है। तो फिजिकल एक्सरसाइज अगर आप खाली पेट कर रहे हैं और वे लोग कर रहे हैं जिनकी बॉडी का नेचर एसिडिक है, तो नाभि खिसक सकती है। एक्सीडेंटल जर्क है, भाई आप जा रहे हैं, आप गाड़ी से जा रहे हैं या बाइक से जा रहे हैं, अचानक से आपके सामने कोई आ गया, आपको अचानक से ब्रेक लगानी पड़ी, तो जो ब्रेक आपने लगाई तो उसकी वजह से भी जर्क लगा, आपको तो पता ही नहीं चला कि मेरी को झटका लग गया, मुझे दिक्कत हुई, चाहे वो 2 व्हीलर पर हो चाहे 4 व्हीलर पर हो, तो उसकी वजह से भी नाभि खिसक सकती है। बहुत सारे लोगों को गुड़ 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 होने लग जाती है, आपने कभी महसूस किया हो, ये अचानक से ब्रेक लगे, बस में है तो पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ होने लग जाती है, गैस बनना शुरू हो जाती है, लूज मोशन लग जाते हैं, वो नाभि ही अपसेट होती है ना। रॉन्ग एक्सरसाइज, गलत तरीके से अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई झटका लगा तो नाभि खिसक सकती है। रॉन्ग पोस्चर में आप लगातार बैठे हुए हैं, आप ऑफिस में बैठे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, या आप कहीं गलत तरीके से खड़े हैं, लंबे समय तक गलत पोस्चर की वजह से भी आपकी मांसपेशियां, आपकी बॉडी के अलाइनमेंट, आपकी स्पाइन टेढ़ी मेढ़ी होना शुरू होती है और यहां से नाभि की शुरुआत हो सकती है। सिम्टम्स क्या होंगे इसको समझ लीजिए, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे, कि नाभि ऊपर की तरफ जाएगी तो क्या सिम्टम्स होंगे, नीचे की तरफ जाएगी तो क्या होगा, दाएं या बाएं जाएगी तो क्या सिम्टम्स होंगे ना।